बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो नहीं, आज हम करेंगे चैप्टर 15 एक्सरसाइज। तो पहले आ जाते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो एमसीक्यूज़ में पहला हमारे पास है एमसीक्यूज़ नंबर 1। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 क्या कह रहे हैं, सुने कि एसी सिस्टम इज़ प्रेफर्ड टू डीसी सिस्टम बिकॉज, एसी सिस्टम को हम क्यों प्रेफर करते हैं डीसी सिस्टम में? बिकॉज एसी, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि एसी वोल्टेज कैन इजीली बी चेंज इन मैग्नीट्यूड। दैट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट कि एसी कैन चेंज द मैग्नीट्यूड, एसी करंट कैन चेंज द मैग्नीट्यूड। और डीसी करंट जो है, डीसी करंट वो तो हमें पता है, वो तो कांस्टेंट होता है। डीसी करंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर हम ट्रांसफार्मर में यूज़ करें डीसी करंट को, तो डीसी करंट तो कांस्टेंट होता है, वो तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा। तो हम फिर किस तरह वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे? दूसरी बात, डीसी वोल्टेज में तो करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट और वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एसी करंट में अगर हम देखें सेल्फ इंडक्शन में या म्यूचुअल इंडक्शन में, ट्रांसफार्मर में देखें तो वोल्टेज और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम वोल्टेज की वजह से एसी करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम ये एसी करंट जो है, एसी करंट इसको हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो एसी करंट, और अगर हम डीसी सोर्स यूज़ करें किसी कॉइल में डीसी सोर्स यूज़ करें तो डीसी सोर्स जो है वो ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा। जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर हम एसी करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमने फिर इधर रियोस्टेट लगाना होगा, और रियोस्टेट से हम चेंजेस लाएंगे डीसी करंट में, तो फिर वो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस करेगा। और अल्टरनेटिंग करंट की ये खुसूसियत है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी चेंज होता रहता है। तो वो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन कर सकता है, तो इसलिए वो ट्रांसफार्मर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दूसरा क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटेड फॉर, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 2, a capacitor is question number 2, a capacitor is perfectly insulated for DC current। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, DC करंट। तो याद रखिए, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है, ये हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है। तो इसका मतलब है कि डीसी के लिए वो इंसुलेटर है क्योंकि डीसी को ब्लॉक करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 5/2 एम्पीयर। पीक करंट कितने के बने? 5/2 एम्पीयर इज द पीक करंट। ओके, फिर कह रहा है कि द मीन स्क्वायर करंट। तो क्या मालूम करो? मीन स्क्वायर करंट मालूम करो। तो मीन स्क्वायर करंट है Im²/2। ये फार्मूला है फॉर द मीन स्क्वायर करंट। तो Im की क्या वैल्यू है? 5/2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 5 स्क्वायर और अंडर रूट, और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2। तो 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर एम्पीयर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इन चोक कॉइल एक्सएल एंड आर इज, एक्सएल और आर का क्या रिलेशन है? एक्सएल एंड आर का क्या रिलेशन है? तो इन चोक कॉइल, तो ये डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन तो डिपेंड करता है। यानी एक्सएल की इक्वेशन है एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफएल, यानी, और ये ओहमिक रेजिस्टेंस है आर। तो दोनों अपोजिशन है, ये भी अपोजिशन है, ये भी अपोजिशन है। ये भी करंट को अपोज करता है, ये भी करंट को अपोज करता है, दोनों करंट को अपोज करते हैं। तो अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ? तो याद रखिए, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इनडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, तो फिर अब सपोज अगर लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है डीसी, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। तो एक्सएल 0 होगा, एक्सएल 0 होगा और आर तो होगा। तो इन केस ऑफ डीसी, अगर हम किसी कॉइल के साथ डीसी लगाएं तो एक्सएल क्या होगा? 0 होगा और आर तो होगा।
तो इसका मतलब है कि R will be greater than XL for DC. For DC source R will be greater than XL. और अगर हम AC सोर्स लगाएं तो AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम. अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो XL मैक्सिमम होगा. तो अगर XL मैक्सिमम होगा तो XL will be greater than R. और अगर AC की फ्रीक्वेंसी में थोड़ी कम कर दूं, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर दूं, XL थोड़ा कम हो जाएगा, XL थोड़ा कम हो जाएगा, तो XL बराबर भी हो सकता है. तो इसका ये मतलब है कि R should may be greater than XL, R may be less than XL, R may be equal to XL. तो इसमें आएगा all of these क्योंकि XL डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी. और इस क्वेश्चन में ना तो AC सर्किट का जिक्र है ना DC सर्किट का जिक्र है. तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन A भी सही है, ऑप्शन B भी सही है, ऑप्शन C भी सही है, ऑप्शन D गलत है. तो इसका ये मतलब है कि इसमें ये A B C तीनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है. तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते. लेकिन अगर हम इस चैप्टर को देखें तो इस चैप्टर का नाम है AC, इस चैप्टर का नाम है AC सर्किट्स. तो AC सर्किट्स में फिर ऑप्शन C इसका सूटेबल आंसर है. लेकिन अगर ईटा में ये क्वेश्चन आया तो ईटा में तो टोटल चैप्टर्स का क्वेश्चन होता है, तो फिर इसमें A B C तीनों करेक्ट है. लेकिन अगर इस चैप्टर में आया तो इस चैप्टर में AC सर्किट है, तो इसमें ऑप्शन C सूटेबल आंसर है. XL इज ग्रेटर देन R, XL इज ग्रेटर देन R, क्योंकि इस सर्किट में इस चैप्टर में AC करंट है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है इन LRC सर्किट द कैपेसिटेंस इज मूव्ड 1/4. कैपेसिटेंस को क्या कर दो 1/4 C/4. When in resonance, that what should be the change in inductance so that the circuit remains in resonance. मतलब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी शुड रिमेन सेम. तो व्हाट शुड बी द इंडक्टेंस, व्हाट शुड बी द इंडक्टेंस. तो अब देखिए फार्मूला को. फार्मूला हमारे पास ये है कि F is equal to 1/2 pi under root LC. दैट इज द फार्मूला. तो टेकिंग स्क्वायर ये आ जाएगा F नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pi स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC. तो L को इस तरफ शिफ्ट कर दे, F नॉट को इस तरफ शिफ्ट कर, ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 1/4 pi square F naught square C. Okay, that is the formula for the inductance. That is the formula for the inductance. अब वो कह रहे हैं कि C को क्या करो C/4. तो C को पुट कर दो, C को पुट कर दो C/4. तो ये हुआ L प्राइम. तो 4 ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा 4 ऊपर गया, ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 pi square F naught into C. 4 को बाहर करो तो ये आ जाएगा 4 और अंदर क्या बचा 4 pi square F naught C. और ये किसके बराबर है? ये तो L के बराबर है, पुराने L के बराबर है. तो न्यू L will be 4 times to the old. तो इसका मतलब है कि इंडक्टेंस will be 4 times to remains in the resonance. तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर A is the correct answer. Option A is the correct answer. Question number 6. Question number 6 कह रहे हैं कि in AC system we generate sine wave because it produce least disturbance in the circuit. ये तो बुक में लिखा हुआ है. Sine wave का क्या कमाल है कि इस सर्किट में least disturbance produce करता है. Question number 7. Question number 7 है the phase difference between the current and voltage at resonance. याद रखिए at resonance the circuit is behaving as resistive circuit. The circuit is behaving as resistive circuit. तो अगर सर्किट रेजिस्टिव सर्किट है तो इसका ये मतलब हुआ कि करंट एंड वोल्टेज आर सेम इन फेज. सेम इन फेज. सेम इन फेज का क्या मतलब है? मींस द फेज डिफरेंस इज 0. द फेज डिफरेंस इज 0. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, रेजिस्टिव सर्किट में तो करंट और वोल्टेज सेम इन फेज होते हैं तो फेज डिफरेंस 0 होता है. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 8 an alternating voltage is given by alternating voltage given है क्या 20 sin 157t. ये alternating voltage given है. the frequency of alternating voltage is frequency मालूम करना है. तो इस तरह करें कि given voltage को स्टैंडर्ड वोल्टेज के साथ कंपेयर करें. तो ये बताओ ये गिवन वोल्टेज है और ये स्टैंडर्ड वोल्टेज है. तो गिवन वोल्टेज को स्टैंडर्ड के साथ क्या करो कंपेयर. तो इधर t का कोएफिशिएंट है 157t और इधर t का कोएफिशिएंट है ओमेगा. तो इधर t का कोएफिशिएंट है 157 और इधर t का कोएफिशिएंट है ओमेगा. तो ओमेगा इज इक्वल टू
157 और ओमेगा इक्वल है 2 बाई एफ इज इक्वल टू 157, तो 2 पाई को डिवाइड करो, ये आ जाएगा 157 डिवाइड बाई 2 पाई, तो ये आ जाएगा 50 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 50 हर्ट्ज, ऑप्शन ए। ओके, ये हमारे पास हुआ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये क्वेश्चन 8 हुआ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इफ एल आर करंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एल एंड आर अपोजिट अदर, गलत बात है, दोनों जो है वो अपोज नहीं करते एक दूसरे को। आर वैल्यू इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी, नो, अभी भी बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। सी कह रहे थे इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 9 में सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर है 2 बाई एफ एल, तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो एक्सएल इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज, दैट इज करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि alternating quantity current and voltage is completely known if we know its maximum value, frequency and phase, effective value, yes, both A and B। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, डी में लिखा है both A and B, both A and B means कि अगर एक अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट I am sin of omega t plus phi, जिसका ये मतलब है कि आपको पीक करंट की जरूरत है, किसकी, मैक्सिमम वैल्यू, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में मैक्सिमम वैल्यू, और आपको फ्रीक्वेंसी ओमेगा में फ्रीक्वेंसी है ना 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए और आपको फेज का पता होना चाहिए। तो एक करंट को मालूम करने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट को मालूम करने के लिए आपके पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और आपके पास फेज होना चाहिए। जब आपके पास ये तीन चीजें हो तो आपका अल्टरनेटिंग करंट नोन, तो इसमें आ जाएगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ओके, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सवेल जनरलाइज एम्पेयर्स लॉ, ऑप्शन डी, मैक्सवेल जनरलाइज एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ को मैक्सवेल ने जनरलाइज किया था क्योंकि वो एम्पेयर्स लॉ में कंडक्शन करंट था, तो मैक्सवेल ने इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्लूड कर दिया। करंट के दो टाइप्स है, कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एम्पेयर डिस्प्लेसमेंट करंट को नहीं जानता था, तो मैक्सवेल ने इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट डाल दिया, तो मैक्सवेल ने जनरलाइज्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एयर टू ग्लास जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो इसका पहला आंसर तो ये है कि फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी चेंज। तो लेकिन फ्रीक्वेंसी तो आंसर में गिवन नहीं। ऑप्शन ए है रेडियो वेव्स, बी एक्स रे, 3 सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रासाउंड रेडिएशन। तो पहले तो अल्ट्रासाउंड को तो गोली मारी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ही नहीं, तो रेडियो वेव, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इसकी मिसाल में दे दूँ, इसकी मिसाल समंदर है। समंदर में से अगर हम एक गिलास पानी कम कर दें उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? नो, नहीं पड़ेगा, क्योंकि समंदर इतना बड़ा होता है कि अगर आप उससे एक गिलास पानी कम कर दें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो अब इन सब में सबको कंपेयर करो, रेडियो वेव, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रासाउंड, सबको कंपेयर करो कि सब में ज्यादा एनर्जी किसके पास है। तो सब में ज्यादा एनर्जी एक्सरेज के पास है। तो इसका मतलब है कि एक्सरे इज द समंदर ऑफ एनर्जी। एक्सरे जो है ये एनर्जी का समंदर है। अगर ये एनर्जी का समंदर है और ये किसी मीडियम से पास हुआ, किसी मीडियम से क्या हुआ, पास हुआ, तो अगर इसकी थोड़ी एनर्जी कम भी होगी तो हमें महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये एनर्जी का समंदर है। तो एनर्जी का समंदर है, तो अगर ये किसी मीडियम से पास हुआ और इसमें थोड़ी एनर्जी कम हो गई तो हमें महसूस नहीं होगा, तो हमें इसकी एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन द सेम ऑब्जर्व होगी। तो एक्सरे की एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन्स द सेम। तो इसमें आ जाएगा एक्सरे इज द आंसर। तो इसमें एक्सरे जो है वो सुटेबल आंसर है, एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन सुटेबल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13,
द सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, यानी फेज डिफरेंस इज जीरो। उसने कहा कि फेज डिफरेंस इज जीरो। आर इन फेज का क्या मतलब है? फेज डिफरेंस इज जीरो। द पावर फैक्टर इज, तो पावर फैक्टर का मतलब है cos फाई। तो ये बताओ फाई की जगह जीरो पुट करो, cos जीरो 1, तो पावर फैक्टर इज 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज करेक्ट, ऑप्शन बी। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, न्यूमेरिकल अब इसके बाद कर लेता हूँ इंशाल्लाह। थोड़ा सा इसमें ब्रेक ले लेता हूँ ताकि हम वेलकम बैक। तो आप आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पेज नंबर 234, पेज नंबर 234 जो है निकालें। पेज नंबर 234 में न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 300 वोल्ट्स। तो पीक वैल्यू गिवन है 300 वोल्ट्स। तो कह रहे हैं कि फाइंड आउट द VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मालूम करो। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। किस तरह का आसान क्वेश्चन है? तो देखें, ये इस तरह है कि VRMS हमारे पास बराबर है Vm/√2। तो इसमें Vm की वैल्यू पुट कर दो। जब आप इसमें Vm की वैल्यू पुट करेंगे तो √2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा। इससे आंसर आ जाएगा 212.1 वोल्ट्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज 10 एम्पीयर। अच्छा, ये RMS वैल्यू गिवन है, द रूट मीन स्क्वायर करंट इज 10 एम्पीयर। ओके, व्हाट इज द पीक करंट? तो हमने पीक करंट मालूम करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो वही फार्मूला है IRMS इज इक्वल टू IM डिवाइड बाय √2। तो ये बताएं IRMS है? यस। तो √2 सर ले जाएं तो पीक करंट मालूम हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि AC वोल्टेज अक्रॉस 0.5 माइक्रोफेराड। ओके, ये कैपेसिटर गिवन है 0.5 माइक्रोफेराड। ये कैपेसिटेंस गिवन है। कैपेसिटेंस इज 16 sin 2 × 10⁻³ t वोल्ट्स। ये वोल्टेज गिवन है। क्या गिवन है? 16 sin of 2 × 10⁻³ t, ये वोल्टेज गिवन है। फाइंड आउट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको इस तरह कर देता हूँ। फाइंड आउट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। फाइंड आउट द पीक वैल्यू ऑफ करंट। फाइंड आउट द पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, तो पहले तो XC का फार्मूला लिखिए। XC का फार्मूला है 1/2πfc। ओके, तो पहले XC का फार्मूला देखें 1/2πfc। तो हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस तो गिवन है, कैपेसिटेंस तो गिवन है, कैपेसिटेंस मालूम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। तो कैसे मालूम करेंगे? ये जो गिवन इक्वेशन है 16 sin of 2 × 10⁻³ × t, ये गिवन इक्वेशन है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है Vm sin ωt। तो हम दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे। तो देखिए, इधर 16 है और इधर Vm है। तो इसका मतलब हुआ कि Vm = 16 वोल्ट्स। तो पीक वोल्टेज मालूम हुआ। दूसरी बात, इधर 2 × 10⁻³ है और इधर ओमेगा है। तो इधर 2 × 10⁻³ और इधर ओमेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ओमेगा बराबर हुआ 2 × 10⁻³ और ओमेगा की वैल्यू है 2πf। दिया जाएगा 2 × 10⁻³। तो 2 × कैंसर, तो पाई को डिवाइड करें, दिया जाएगा 10⁻³ तो ये फ्रीक्वेंसी मालूम हुआ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई जब इक्वेशन 1 में पढ़ेंगे शाबाश। तो इक्वेशन 1 में देखें, कैपेसिटेंस गिवन है। यस, कैपेसिटेंस गिवन है। फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई। यस, फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई। तो जब फ्रीक्वेंसी भी है, कैपेसिटेंस भी है, तो इसमें पुटिंग करें तो XC हमारे पास मालूम हो गया। तो XC डन। अब हमने क्या मालूम करना है? अब हमने मालूम करना है पीक करंट। क्या मालूम करना है? पीक करंट। तो पीक करंट का फार्मूला है और हमला है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो ये बताओ पीक वोल्टेज है। यस, 16 वोल्ट्स। ये बताओ XC है। यस,
XC आ गया। तो जब VM भी है XC भी है तो दोनों को डिवाइड करें तो पीक करंट भी आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द वोल्टेज अक्रॉस 0.01 माइक्रोफेराड। ये कैपेसिटेंस गिवन है 0.01 माइक्रोफेराड। ये कैपेसिटेंस गिवन है इज 240 साइन ऑफ 1.25 into 10 power 4 t minus 30 degree. Okay, that is the voltage given. Write the mathematical expression for the current. तो यही एक्सप्रेशन लिख लो करंट के लिए। तो पहले तो एक्सप्रेशन लिख लो करंट के लिए, फिर वैल्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले सिर्फ इक्वेशन लिख लें। तो करंट की इक्वेशन होगा Im sin omega t plus phi. So that is the expression for the current. तो अभी हमें पता चल गया कि हमने क्या क्या मालूम करना है। तो पहले हमने मालूम करना है Im, फिर हमने मालूम करना है ओमेगा, फिर हमने मालूम करना है फाई। तो जब ये सारी चीजें मालूम हो जाए तो फिर हम इसमें पुटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले इस तरह करें कि ये जो गिवन इक्वेशन है 240 साइन ऑफ 1.25 into 10 power 4 t minus 30 डिग्री, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? V इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। तो गिवन इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन को आपस में क्या करें? कंपेयर। तो इधर 240 है और इधर Vm है, तो Vm मालूम हुआ, Vm आ गया 240 वोल्ट्स। एक चीज तो मालूम होगी Vm 240 वोल्ट्स। अच्छा, इधर देखिए, इधर हमारे पास है ये क्या 1.25 10 पावर 4 और इधर ओमेगा है। तो ओमेगा मालूम हुआ, ओमेगा कितना गया 1.25 into 10 पावर 4 ओमेगा मालूम हुआ। अच्छा, ओमेगा मालूम हुआ। अब इधर देखें फेज फाई है और इधर है -30। तो फेज हमारे पास है -30 डिग्री की, किसका? वोल्टेज का फेज डिफरेंस आ गया -30 वोल्ट्स। अब ये बताओ, कैपेसिटर है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है या वोल्टेज लीड करता है? कैपेसिटर में करंट लीड करता है। किस एंगल से? 90 डिग्री फेज से। इसका मतलब हुआ कि अगर वोल्टेज का फेज है -30 तो इसमें 90 ऐड करो, क्योंकि करंट तो 90 लीडिंग कर रहा है। तो इसमें 90 ऐड करो, शाबाश। तो -30 प्लस 90 तो आ जाएगा 60 डिग्री इज द फेज ऑफ करंट। क्योंकि अगर वोल्टेज का -30 है तो करंट का होगा 60 डिग्री, क्योंकि करंट तो 90 डिग्री से क्या कर रहा है? लीडिंग कर रहा है। तो करंट का फेज होगा 60 डिग्री। ओके, अब ये बताएं कि Im मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? Im। ये बताओ फेज पता चल गया करंट का? यस, कितना? 60 डिग्री। ये बताओ ओमेगा का पता चल गया? यस, कितना? 1.25 10 पावर 4। और Im का नहीं पता, Im का नहीं पता। तो सबसे पहले Xc मालूम करें। Xc बराबर है 1 ओवर ओमेगा c। तो ये बताओ c की वैल्यू है? यस, 0.01 माइक्रोफैराड। ये बताओ ओमेगा है? यस। तो इसमें पुटिंग करें तो क्या मालूम हुआ? Xc। और करंट का फार्मूला है और हमला Vm by Xc। तो ये बताओ Vm है? यस, 240 वोल्ट्स Vm है। जब Vm है और Xc है, यस, तो जब Vm है Xc है तो करंट की वैल्यू आ जाएगी Im। तो जब करंट की वैल्यू आ गई Im, तो अब इक्वेशन में पुटिंग कर दे। ये जो इक्वेशन है ना, I is equal to Im sin of omega t plus phi। तो इनमें सारी वैल्यूज पुट कर दे। Im की वैल्यू पुट कर दे तो इधर से आ जाएगा, तो इधर से आ जाएगा, तो वो Im की वैल्यू पुट कर दे और ओमेगा की वैल्यू इधर पुट कर दे और फेज जो 60 डिग्री है वो वैल्यू इसमें से पुटिंग कर दे। तो ये सारी वैल्यू इसमें पुटिंग कर दें तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा करंट का। अच्छा, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा किसका? करंट का। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, एन इंडक्टर विद इंडक्टेंस ऑफ 100 माइक्रो हेनरी। ये इंडक्टेंस गिवन है 100 माइक्रो हेनरी। अच्छा, पास द करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर। करंट है 10 मिली एम्पेयर। ओके, when the terminal voltage is 6.3 volts। अच्छा,
फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, क्या मालूम करें, फ्रीक्वेंसी मालूम करें। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो पहले सारा करें कि इधर से मालूम करें रेजिस्टेंस, क्या मालूम करें, रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो I कितना है 10 मिली और V कितना है 6.3। तो इधर से क्या मालूम हुआ, इधर से मालूम हुआ एक्सेल, एक्सेल की वैल्यू मालूम हो गई, यस एक्सेल की वैल्यू मालूम हो गई। अब एक्सेल की इक्वेशन क्या है बताओ, एक्सेल की इक्वेशन है 2 बाई FL। तो हमने क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी, यस फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो 2 पाई L को डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2 पाई L। तो ये बताओ ये वैल्यू तो आ गई 2 पाई और L की वैल्यू है, यस L की वैल्यू है 100 माइक्रोहीन। तो L की वैल्यू पुट करें और इस पर डिवाइड करें तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये था क्वेश्चन नंबर 5, ओके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये होगा कि क्वेश्चन आप पहले से पढ़ लें तो फिर आपके लिए मज़ीद आसान होगा। क्वेश्चन पहले से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलिए नहीं मिटाता। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये एक्सेल, कैलकुलेट द एक्सेल ऑफ 3 मिली हेनरी इंडक्टर और L गिवन है 3 मिली हेनरी, ओके। व्हेन द 60 हर्ट्ज एंड 10 किलो हर्ट्ज, अच्छा दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, एक है 60 हर्ट्ज और दूसरा है 10 किलो हर्ट्ज, दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट, तो क्या मालूम करो, RMS वैल्यू ऑफ करंट और एट ईच फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज VRMS इज गिवन व्हिच इज 120 वोल्ट्स। अच्छा तो पहले हमने एक्सेल मालूम करना है और फिर हमने इसका करंट मालूम करना है। तो एक्सेल का क्या फार्मूला है, एक्सेल का फार्मूला है 2 पाई FL। एक्सेल का क्या फार्मूला है 2 पाई FL। अच्छा तो आसान सी बात है, अगर ये फ्रीक्वेंसी F1 है तो ये XL1 होगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी F2 है तो XL2 होगा, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा तो देखिए ये बताओ फ्रीक्वेंसी F1 है, यस 10 हर्ट्ज ना 60 हर्ट्ज, L है यस 3 मिली हेनरी और 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये मालूम हुआ XL1। ये बताओ F2 है यस 10 किलो हर्ट्ज, इंडक्टेंस है यस 3 मिली हेनरी, तो इससे मल्टीप्लाई करो तो XL2 मालूम हुआ, तो XL1 भी मालूम हुआ XL2 भी मालूम हुआ। अब हमने क्या मालूम करना है, करंट, करंट का क्या फार्मूला है, करंट का फार्मूला है ओहम लॉ से VRMS डिवाइड बाय R। करंट का क्या फार्मूला है VRMS डिवाइड बाय R। अच्छा तो इधर VRMS पुट करेंगे 120 वोल्ट्स और XL1 तो हमारे पास इधर से आ जाएगा, तो VRMS 120 वोल्ट्स और XL1 इधर से मालूम हुआ तो इधर ये वैल्यू पुट करें तो IRMS मालूम हुआ। अब VRMS पुट करें 120 वोल्ट्स और XL2 भी हमारे पास है, इस फार्मूले से आ जाएगा, XL2 इधर पुट करें तो IRMS आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा तो हमने दोनों करंट मालूम कर दिए, दोनों एक्सेल मालूम कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर द सेम RLC सर्किट, सीरीज सर्किट हैविंग 40 ओहम रेजिस्टर, रेजिस्टर कितना है 40 ओहम। अच्छा 3 मिली हेनरी इंडक्टेंस, L है 3 मिली हेनरी, ओके ये इसका इंडक्टेंस है एंड 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 5 microfarad capacitor, find the resonant frequency, resonant frequency, calculate IRMS, IRMS and VRMS is given 120 volts, VRMS is given 120 volts। तो पहले तो देखें resonant frequency, तो resonant frequency का फार्मूला है 1/2 पाई 1/√ LC। ये बताओ L की वैल्यू है, यस गिवन है, देखो ऊपर 3 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस है यस गिवन है 5 माइक्रोफैराड, तो L भी है C भी है, दोनों की वैल्यू पुटिंग कर दी तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डन। अच्छा
अब हमने क्या मालूम करना है, IRMS मालूम करना है। लेकिन इधर अब अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़ें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट IRMS एट रेजोनेंस। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट IRMS एट रेजोनेंस, यानी IRMS मालूम करना है लेकिन रेजोनेंट पॉइंट पर। और आपको तो पता है कि रेजोनेंट पॉइंट पर द होल सर्किट इज बिहेविंग एज रेजिस्टिव सर्किट, द होल सर्किट इज बिहेविंग एज रेजिस्टिव सर्किट। क्यों ना ये RLC सर्किट ही हो, ये RLC सर्किट है, यानी तीन चीजें हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। लेकिन रेजोनेंट सर्किट पर ये रेजिस्टिव सर्किट होगा, तो इसमें वो XL और XC नहीं होगा, इसमें सिर्फ R होगा। ये बताओ VRMS है, यस 120 वोल्ट्स। ये बताओ ओहमिक रेजिस्टेंस है, यस 40 ओहम। तो ये भी है, ये भी है, पुडिंग कर दें, ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 40, ये आ जाएगा 3 एम्पियर इज द IRMS करंट, 3 एम्पियर इज द IRMS करंट। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, ये डन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पहले से पढ़ लें ताकि इसमें इंशाल्लाह कोई मसला ना हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, A coil of pure inductance 318 मिली हेनरी। अच्छा, ये इंडक्टेंस गिवन है 318 मिली हेनरी। अच्छा, ये इंडक्टेंस है, इस कनेक्टेड इन सीरीज विद प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 75 ओम। तो समझ आ गई, मतलब ये और ये सीरीज में है, तो ये हुआ LR सर्किट, ये हुआ RL सर्किट इन सीरीज, RL सर्किट। अच्छा, द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज 150 ओम और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर गिवन है 150 ओहम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 50 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई, वोल्टेज मालूम करना है ऑफ पावर सप्लाई, और फेज एंगल मालूम करना है, फेज एंगल ऑफ दी पावर सप्लाई। अच्छा, इस सर्किट को गौर से सुनें, ये सर्किट जो है ये एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज में करंट क्या होता है, सीरीज में करंट सेम, सीरीज में करंट सेम। अच्छा, और इस वोल्टेज भी गिवन है VR, इस वोल्टेज भी गिवन है। अच्छा, क्यों ना इस तरह करते हैं कि जब इसका वो रेजिस्टेंस भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, तो इसका करंट मालूम करें। तो इसका करंट मालूम करो शाबाश। तो करंट का क्या फार्मूला है, करंट का फार्मूला है V/R। तो V कितना है इसका, इसका V है 150 ओहम और इसका R है 75 ओहम। तो ये हुआ 2 एम्पियर इज द करंट थ्रू द रेजिस्टर। तो इसका करंट कितना है 2 एम्पियर। तो ये करंट तो इसका भी होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। अगर ये दोनों सीरीज में है तो दोनों का करंट क्या होगा, सेम। तो अगर इसका करंट 2 एम्पियर है तो इसका करंट भी 2 एम्पियर। तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों का करंट है, ये टोटल करंट है 2 एम्पियर। अच्छा, मालूम क्या करना है, मालूम करना है टोटल वोल्टेज। तो अगर टोटल वोल्टेज मालूम करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया, ये हमने टॉपिक में किया था। ये बताओ VR है, यस। ये बताओ VL है ना, VL नहीं है। चलो इसको इक्वेशन बनाना है। तो VL से बराबर है, VL इसके बराबर है IR। VL किसके बराबर है, IR। और इंडक्टर के R को तो हम XL कहते हैं। तो XL की जगह पुट कर दो, XL की जगह पुट कर दो 2πfL। तो ये बताओ करंट है, यस, अभी भी मालूम कर दिया 2 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी है, यस 50 हर्ट्ज। इंडक्टेंस है, यस 318 मिली हेनरी। ओके, जब ये सारी चीजें हैं तो इसमें पुटिंग करनी है तो क्या मालूम हुआ, VL। तो VL इधर से मालूम हो गया। जब VL मालूम हो गया तो इक्वेशन 1 में पुटिंग करते हैं, इक्वेशन 1 में पुटिंग करते हैं VL और VR तो ऑलरेडी है। तो ये जब पुटिंग करेंगे तो ये क्या मालूम हुआ, रिजल्टेंट वोल्टेज। तो रिजल्टेंट वोल्टेज मालूम हुआ। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने मालूम करना है फेज एंगल। तो फेज एंगल आपकी मर्जी, आप मालूम करना चाहते हैं टेंजेंट से, कॉस से, साइन से, किस से भी मालूम कर सकते हैं, इसमें कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। तो मैं मालूम करता हूँ टेंजेंट से। तो टेंजेंट इनवर्स
परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो VL भी है VR भी है, दोनों को पुट करें, टेन इनवर्स लें तो इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओहम, रेजिस्टेंस है इसका 30 ओहम। अच्छा कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर, ये RC सर्किट है 79.5 माइक्रोफैराड। अच्छा अक्रॉस पावर सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इसकी है 50 हर्ट्ज। ओके एंड वोल्टेज इज 100 वोल्ट्स और टोटल वोल्टेज है 100 वोल्ट्स। दिस इज द टोटल वोल्टेज। फाइंड आउट द इम्पीडेंस, क्या मालूम करना है? इम्पीडेंस मालूम करना है। अच्छा फाइंड आउट द करंट, करंट मालूम करना है। फेज एंगल मालूम करना है और इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट और इक्वेशन, चलो बस इक्वेशन सब लिख लेता हूँ और इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा तो सबसे पहले देखें कि इम्पीडेंस का क्या फार्मूला है। तो इम्पीडेंस का फार्मूला है R² प्लस XC² अंडर द रूट। दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ RC सीरीज सर्किट। कौन सा? RC सीरीज सर्किट। ये इम्पीडेंस फार्मूला है फॉर द RC सीरीज सर्किट। अच्छा R² प्लस XC² अंडर, ये बताओ R है? यस इट इज गिवन 30 ओम। XC है? नो XC नहीं है। तो इस तरह करें कि XC को इधर से जुड़ा करें, तो XC की जगह पुट कर दें 1/2 पाई FC। तो XC की जगह क्या पुट कर दिया? 1/2 पाई FC। तो ये बताएं R है? यस 30 ओम। फ्रीक्वेंसी है? यस 50 हर्ट्ज। कैपेसिटेंस है? यस 79.5 माइक्रोफैराड गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज गिवन है। जब ये सारी वैल्यूज गिवन है तो इसमें पुटिंग कर दें तो इम्पीडेंस डन। इम्पीडेंस मालूम हुआ, इम्पीडेंस मालूम हुआ। अब हमें क्या मालूम करना है? करंट। तो करंट का तो आसान सा फार्मूला है। सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। जब करंट सेम होता है तो ये बराबर होगा टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। तो ये बताओ टोटल वोल्टेज है? यस 100 वोल्ट्स टोटल वोल्टेज गिवन है। टोटल रेजिस्टेंस है? यस अब ये भी मालूम कर लिया। जब अब ये भी मालूम कर दिया तो वोल्टेज पुट कर दें, इम्पीडेंस पुट कर दें, तो टोटल करंट डन। क्या मालूम करना है? फेज एंगल। तो ये याद रखें, ये हमारे पास है RC सर्किट। तो RC सर्किट का फेज एंगल हम मालूम कर सकते हैं, कास से भी मालूम कर सकते हैं। कास से, कास से किस तरह मालूम कर सकते हैं? कास से मालूम कर सकते हैं R/Z। कास से किस तरह मालूम कर सकते हैं? R/Z। तो ये बताओ R है? यस। Z है? यस। इसमें पुटिंग कर दें तो मालूम हो जाएगा। टेंजेंट से भी मालूम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। चल आंसर सेम आएगा। टेंजेंट से मालूम करेंगे तो इस तरह आएगा, टेंजेंट इनवर्स XC/R। XC है? नहीं है। तो जब नहीं है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/, XC की वैल्यू पुट कर दो 1/2 पाई FC डिवाइड बाय R। तो ये बताओ F है? यस। C है? यस। R है? यस। इसमें पुटिंग करते हैं तो टेंजेंट से इंशाल्लाह दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर आप ये फार्मूला यूज करें या ये फार्मूला यूज करें तो आंसर इंशाल्लाह दोनों फार्मूला से सेम आएगा। अब वो कह रहे कि इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन मालूम करो। तो इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन क्या होगा? ये देखिए, इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन क्या होगा? अगोरी खान। तो करंट का इक्वेशन होता है, करंट का इक्वेशन I is equal to Im sin of omega plus phi. That is the equation for instantaneous current. That is the equation for instantaneous current. Okay. अच्छा, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन है। अब इसमें देखिए, अब इसमें हमें क्या चाहिए? Im है हमारे पास Im। तो पहले देख लें कि Im है हमारे पास क्या नहीं। तो पहले हम Im मालूम करेंगे, फिर हमारे पास मालूम करेंगे ओमेगा, और फिर हम मालूम करेंगे फेज एंगल। ये बात फेज एंगल तो हमने मालूम कर लिया है, वो है उस दो इक्वेशन से आ जाएगा। और Im किस तरह मालूम करेंगे? तो ये बताएंगे जो टोटल करंट है, टोटल करंट हाँ इधर से ये टोटल करंट है।
ये हमारे पास आ जाएगा पीक करंट। तो पीक करंट भी हमारे पास है, उस इक्वेशन से आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी के मैंने 250 हर्ट्ज, तो ओमेगा की जगह पुट कर दे 2 पाई एफ, तो एफ भी है 50 हर्ट्ज, 50 मल्टीप्लाइड तो आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड 2 तो आ जाएगा 100 पाई। तो ओमेगा की जगह इधर पुट कर दे 100 पाई, और फेज एंगल की जगह ये वैल्यू पुट कर दे इधर से जो भी आ जाए, इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से जो भी फेज एंगल आ जाए वो इधर आप लोग पुट करें। तो ओमेगा भी पुट करें, फेज एंगल भी पुट करें, और करंट भी इधर से जो आ जाए वो पुट करें, तो इंशाल्लाह ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ इक्वेशन बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना। ये था क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि a coil having a resistance of 7 ohm इसका रेजिस्टेंस गिवन है, an inductance of 318 मिली हेनरी, ये इसका इंडक्टेंस गिवन है, is connected to 230 power supply, 230 volts power supply, 50 hertz frequency. Calculate the circuit current यानी total current, calculate the phase angle मालूम करना है, and power factor यानी cos phi मालूम करना है, and power consume मालूम करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखें ये कौन सा सर्किट है, पहले तो सर्किट जान लें कि है कौन सा। तो एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है, तो ये आरएल सर्किट है। तो आरएल सर्किट का करंट का फार्मूला होगा टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस। तो इसमें हमने पहले मालूम करना है टोटल वोल्टेज तो गिवन है 230 वोल्ट्स, लेकिन इम्पीडेंस गिवन नहीं, तो पहले हम मालूम करेंगे इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का क्या फार्मूला है, इम्पीडेंस का फार्मूला है R² प्लस XL² अंडर रूट। तो ये बताएं एक्सेल है, एक्सेल नो एक्सेल नहीं है, तो पहले एक्सेल की तरफ से जुड़ा करें, तो एक्सेल की जगह पुट कर दें 2 पाई FL, तो ये पुट कर दें। तो ये बताएं फ्रीक्वेंसी है यस 50 हर्ट्ज, इंडक्टेंस है यस 318 मिली हेनरी। तो सब कुछ तो गिवन है, जब सब कुछ गिवन है तो इसमें पुटिंग करते हैं क्या मालूम हुआ, इम्पीडेंस मालूम हुआ। तो ये देखें जब आपके पास टोटल वोल्टेज भी है 230 वोल्ट्स, आपके पास इम्पीडेंस भी आ गया इस इक्वेशन से, तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुटिंग करते हैं तो क्या मालूम हुआ, करंट इज नोन, करंट मालूम हुआ। अब हमने मालूम करना है क्या, फेज एंगल किस तरह मालूम कर सकते हैं, फेज एंगल कॉस से भी मालूम कर सकते हैं। कॉस से किस तरह, R/Z। आपके पास R है Z है, इसमें पुटिंग करें फेज एंगल मालूम हुआ। जब फेज एंगल मालूम हुआ, और हाँ आप लोग फेज एंगल को टेंजेंट से भी मालूम कर सकते हैं XL/R, और अगर XL की वैल्यू नहीं है तो XL की जगह पुट कर दो 2 पाई FL। अच्छा तो ये बताओ L है यस, फ्रीक्वेंसी है यस, R है यस। तो जब सब कुछ है तो इसमें पुटिंग करने हैं तो ये मालूम हो जाएगा फेज एंगल। तो इधर से जो फेज एंगल आएगा और इधर से जो फेज एंगल आएगा इंशाल्लाह सेम होगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। अच्छा अब हमने मालूम करना है पावर फैक्टर, तो ये तो आसान सी बात है, जब फाई आपके पास है फाई, तो इधर फाई की वैल्यू पुट करें तो cos फैक्टर पावर फैक्टर आ जाए। पावर कंज्यूम का क्या फार्मूला है, IB cos phi। तो ये बताओ करंट है यस हमने मालूम किया हुआ इक्वेशन 1 से। टोटल वोल्टेज है यस 230 वोल्ट्स, फेज एंगल है यस, इधर से हमने मालूम किया हुआ है। तो जब सब कुछ इसमें पुट करें तो ये क्या मालूम हुआ, पावर कंज्यूम। तो पावर कंज्यूम भी इसमें मालूम हो गया। तो ये हमारे पास थे सारे के सारे न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 15। उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिजिकल क्लास में कर सकते हैं, इंशाल्लाह क्लियर होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।